नागपुर नाम के एक गांव में किशन नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। वो बहुत गरीब था, लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता था। आज भी वह जंगल में लकड़ियां काटने आया हुआ था। इतने खर्चे हैं, इतना ब्याज है, बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी है। छोटा बेटा मोहन कितने समय से बीमार है, बुखार ही उसे नहीं छोड़ रहा। उसे भी शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना होगा। क्या करूं मैं, कैसे ये सब करूं? किशन लकड़ियां काटते हुए यही सब सोच रहा था जब उसका दोस्त शंकर वहां आया। अरे किशन, तुम्हारे घर में मुखिया जी के आदमी आए हैं। वो तुम्हारे घर का सामान उठाकर बाहर फेंक रहे हैं। तुम्हारी पत्नी और बच्चे बहुत ज्यादा रो रहे हैं। इस समय उन्हें तुम्हारी जरूरत है। ये क्या हो गया? एक के बाद एक समस्या मेरे जीवन में आ रही है। मैं करूं तो क्या करूं? किशन ने अपना गट्ठा वहीं पेड़ के साथ बांध दिया और फिर तेजी से अपने घर की ओर चल दिया, जहां पर मुखिया जी के आदमी उसके घर से सामान निकालकर बाहर फेंक रहे थे। ये क्या कर रहे हो आप? मेरा सामान बाहर क्यों फेंक रहे हो? तभी किशन की पत्नी उसके पास आ गई। अरे देखिए ना, मुखिया जी के आदमी मेरी नहीं सुन रहे। मैंने उन्हें बोला भी है कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे, जल्दी आपका ब्याज चुका देंगे, मगर वो मेरी बात नहीं सुन रहे। आप उनसे बात करिए। किशन ने उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, पर उन लोगों ने किशन की बात नहीं मानी। हमें मुखिया जी ने आदेश दिया है कि आज ही ये घर खाली करवाना है। हमें उनके आदेश पर अमल करना है। उनकी ऐसी बातें सुनकर किशन और राधा दोनों मुखिया जी के घर गए। मुखिया जी, आप मुझ पर दया करिए। मैं एक गरीब आदमी हूं। मैं आपका सारा ब्याज चुका दूंगा। बस आप मुझे कुछ समय दे दीजिए। आप अपने आदमियों को वापस बुला लीजिए। आज घर हमसे खाली मत करवाइए। ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं भी इनके साथ मिलकर काम करूंगी। हम दोनों मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, कुछ भी कर लेंगे, मगर आपका ब्याज चुका देंगे। आप हम पर दया करिए, हम पर ये सजा मत दीजिए। ठीक है, मैं तुम दोनों को 6 महीने का समय देता हूँ। 6 महीने के अंदर अंदर अगर मेरा सारा ब्याज चुका नहीं तो मैं तुम लोगों का घर छीन लूंगा और फिर मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मुखिया जी ने अपने आदमियों को वापस बुला लिया था। राधा और किशन दोनों अपने घर आ गए थे। किशन, हम क्या करेंगे? इतने कम समय में हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मैं अब दिन रात मेहनत करूंगा। मैं रात को भी लकड़ियां काटने जंगल जाया करूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकूं। क्या करूं? इसके अलावा मुझे कोई और काम भी तो नहीं आता। मेरा बाप भी लकड़हारा था और मैं भी लकड़हारा हूं। मुझे लगता है मेरे बच्चे भी यही काम करेंगे। मेरे जो सपने थे कि उन्हें पढ़ाऊंगा, किसी काबिल बनाऊंगा, मगर अब मेरे सारे सपने टूट जाएंगे। पतिदेव, ऊपर वाला है ना? ऊपर वाला सब देख रहा है। वो अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगी। बच्चों को मैं जब सुबह स्कूल भेजा करूंगी तो आपके साथ जंगल भी जाया करूंगी। आपका हाथ बटाया करूंगी। घर के आंगन में सब्जियां भी लगाऊंगी और बेचूंगी। बस आप देखना, ऊपर वाला हम पर अपनी कृपा करेगा और हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ये लो पैसे, तुम बच्चों की स्कूल की फीस दे दो और जो उनकी किताबें कम हैं वो लाकर दे दो। मेरे लिए सबसे जरूरी काम है अपने बच्चों को स्कूल भेजना और उन्हें किसी काबिल बनाना। ठीक है, मैं कल ही उनके स्कूल में फीस जमा कर दूंगी, उनकी किताबें ले आऊंगी और फिर मैं भी आपके साथ काम पर आ जाऊंगी। किशन अब रात को भी जंगल में जाने लगा था। मेरी किस्मत में शायद आराम करना और खुश रहना नहीं लिखा। पहले रात को मैं अच्छी नींद ले लिया करता था, सो जाया करता था, मगर अब तो रात भी मेरी जंगल में लकड़ियां काटते हुए गुजर जाती हैं। किशन को लकड़ियां काटते हुए थोड़ी ही देर हुई थी जब राधा भी वहां पर आ गई। मैं भी ये छोटी कुल्हाड़ी लेकर आ गई हूँ। मैं छोटी छोटी लकड़ियां काटूंगी, जमा करूंगी, आपका हाथ बंटाऊंगी ताकि हमारा काम जल्दी और आसानी से हो जाए। इस तरह से आप भी ज्यादा नहीं थकेंगे और आपको भी आराम करने का समय मिल जाएगा। अरे राधा, तुम घर में सो जाती, तुम क्यों आ गई हो? मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। पतिदेव, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा पति इतना परेशान है, इतनी समस्याओं में उलझा हुआ है और मैं घर में आराम से सो जाऊं? मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जिनको सिर्फ अपने आराम से मतलब होता है। राधा भी अपनी छोटी कुल्हाड़ी से छोटी छोटी लकड़ियां काटने लगी थीं, उन्हें जमा करने लगी थीं। तुमने मेरा बहुत साथ दिया राधा।
तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। तुम्हारी जगह कोई और औरत होती तो वो मुझे कब का छोड़कर जा चुकी होती। लकड़ियां जमा करके वो लोग घर ले आए थे और फिर वो अपने घर आकर सो गए। अगले दिन फिर से राधा अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर किशन के पास आ गई थी। रास्ते में गांव की औरतों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे इसे देखो, अपने पति के साथ मिलकर लकड़ियां काट रही है, लकड़हारा बन गई है बेचारी। न इसे कभी अच्छे कपड़े पहने देखा, न कभी अच्छा खाते देखा। पैसे तो इस बेचारी के पास हैं ही नहीं। उनकी बातें सुनकर राधा को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उसने सोचा, भगवान ने चाहा तो जल्द ही इन औरतों की जुबानें बंद हो जाएंगी। ये जो मेरा मजाक उड़ाती है, मेरी गरीबी पर हंसती है, एक दिन इन पर भी तो ऐसा समय आ सकता है, क्योंकि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। मुझे विश्वास है कि मेरा भगवान भी मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर देगा। राधा जंगल में आ चुकी थी। अब वो किशन के साथ मिलकर काम करने लगी। काफी सारे दिन बीत गए थे। उस दिन किशन को बहुत तेज बुखार था। मुझे बहुत खांसी हो रही है राधा, सर में बहुत दर्द भी है। मैं क्या करूं? आज तो मैं काम पर भी नहीं जा सकूंगा। आज आप आराम करें। आप लकड़ियां काटने के लिए नहीं जाएंगे। आज मैं लकड़ियां काटकर मंडी में जाकर बेच दूंगी। अरे नहीं राधा, तुम भी आज काम पर नहीं जाओगी और मंडी में लकड़ियां बेचने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जाओगी। तुम नहीं जानती कि वहां कैसे कैसे लोग होते हैं। वो मेरा और तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोगों का तो काम ही बातें बनाना है। आप लोगों की बिल्कुल भी चिंता मत करें। राधा ने जंगल से लकड़ियां काटी और फिर उन्हें गड्ढे पर लादकर बाजार में जाकर बेच दिया। बाजार में राधा को बहुत सारे लोग खुद पर हंसते हुए नजर आए थे। आज मुझ पर बुरा समय है तो तुम लोग हंसते हो। कल मेरे जीवन में एक ऐसा समय आएगा कि तुम लोग मुझ पर हंसना तो दूर, मेरी तरफ देखते हुए भी नजरें चुरा लोगे। उधर अगले दिन भी किशन का बुखार बढ़ता जा रहा था। राधा, मुझे बहुत कमजोरी हो रही है, काम पर नहीं जा सकूंगा। आप चिंता क्यों करते हैं किशन? मैं हूँ ना, मैं आपके हिस्से की जिम्मेदारियाँ उठा लूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। मैं आज भी लकड़ियाँ बेचकर बाजार में ले जाऊंगी। अरे ये क्या? आज लकड़ियाँ काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं जमीन पर पड़ी छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर वहीं जाकर बाजार में बेच दूंगी। ये सोचकर राधा जमीन पर पड़ी लकड़ियां इकट्ठा करने लगी। लकड़ियां इकट्ठी करते करते वह बहुत दूर निकल आई। तब उसे एक तरफ बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई नजर आईं। अरे यहाँ तो बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हैं। आज से पहले मैं इस तरफ कभी नहीं आई और न ही ये सारी लकड़ियां देखी। मैं अपना गधा यहीं पर ले आती हूँ और ये लकड़ियां उस गड्ढे पर लाद देती हूँ। जब राधा इन लकड़ियों को उठाने के लिए जाती है तो उसे एक छोटी सी सुनहरी रंग की बालियां नजर आती हैं। अरे ये बाली तो लगता है सोने की है। ये इस जंगल में कैसे आई? लगता है गांव की किसी औरत की है, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बाली किसकी है? वह बाली अपने कपड़ों में रख लेती है और फिर बाकी लकड़ियां उठाकर गद्दे पर रखती है। तब उसे एक अंगूठी नजर आती है। अरे ये तो सोने की अंगूठी है। ये सोने की बाली और अंगूठी यहाँ कैसे आई? राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अंगूठी भी अपनी कपड़ों में रख लेती है, लेकिन जब वह लकड़ियां उठाने लगती है तो उसकी चीख निकल जाती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा सांप है जो यहाँ सो रहा है। शुक्र है इस सांप ने मुझे नहीं देखा, वरना ये मुझे डस लेता। इतने में राधा की नजर सांप के नीचे पड़ी लकड़ियों पर पड़ती है और उसे बहुत सारी सुनहरे सिक्के नजर आते हैं। अरे इन लकड़ियों के नीचे इतना सारा सोना, कहीं यहाँ पर खजाना तो नहीं है? और ये सांप कहीं उस खजाने की सुरक्षा के लिए तो नहीं बैठा है? इसका मतलब है कि ये सोने की अंगूठी और बाली गांव की किसी औरत की नहीं है, बल्कि ये उस खजाने में से निकलकर बाहर पड़ी है। राधा जल्दी से वहाँ से वापस हो जाती है। आज राधा बहुत खुश थी। आज मुझे एक ऐसा रास्ता नजर आया है जिससे मैं बहुत सारा पैसा कमा सकती हूँ, बहुत अमीर हो सकती हूँ, अपनी सारी समस्याओं का हल कर सकती हूँ। कितनी अच्छी बात है कि गांव का कोई आदमी जंगल के इस हिस्से की तरफ नहीं आता। सब लोग कहते हैं कि यहाँ खतरनाक जंगली जानवर हैं
और शायद इसी कारण लोग यहाँ नहीं आते। आज मैं गलती से यहाँ आ गई, मगर ये मैंने बहुत अच्छा किया। राधा बाजार में वो थोड़ी सी लकड़ियां और वो सोने की बाली और अंगूठी बेचकर घर आई तो उसके पास बहुत सारा पैसा था। किशन, ये देखो आज मैं कितनी सारी लकड़ियां बेच कर आई हूँ और मुझे कितने सारे पैसे मिल गए हैं। मुझे किशन को ये खजाने वाली बात नहीं बतानी। अगर मैंने उसे बता दिया तो वो मुझे मना करेगा कि उस खतरनाक जगह पर मत जाओ। वो सांप नुकसान भी पहुंचा सकता है। अरे ये तो बहुत सारे पैसे हैं। राधा, इतनी ज्यादा लकड़ियां तुमने कैसे इकट्ठी की? बस ऊपर वाले ने मुझ पर अपनी कृपा की तो मैंने ये काम कर लिया। अब हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। राधा के पास इतने सारे पैसे कैसे आए? आखिर राधा ने ऐसा कौन सा काम किया है? किशन वहीं सोचता रह गया और राधा खुशी खुशी अपना खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। आज मैं बच्चों की पसंद का खाना बनाऊंगी। बच्चे तो खुश हो जाएंगे। कितना समय गुजर गया है, मेरे बच्चों ने कुछ अच्छा नहीं खाया। अगले दिन राधा किशन को आराम करने का कहकर जंगल में आ गई थी। राधा को जाता देख किशन सोचता है, मुझे आज देखना चाहिए कि मेरी पत्नी ऐसा कौन सा काम कर रही है जिसके कारण उसके पास इतने ज्यादा पैसे आ गए हैं। कहीं वह कोई गलत काम तो नहीं कर रही। मुझे चुप रहना होगा, राधा का पीछा करना होगा, देखना होगा कि वह ऐसा कौन सा काम कर रही है। राधा खुशी खुशी अपनी कुल्हाड़ी और कुछ जरूरी सामान उठाकर घर से जंगल की तरफ आ गई थी। राधा ने आज अपनी चादर में कुछ छुपाया हुआ था। पता नहीं वह क्या था। मुझे इस बात का पता लगाना होगा। उधर राधा जंगल में पहुंच गई थी और किशन भी छिपते हुए उसके पीछे आ गया था। अरे ये राधा जंगल में इतना आगे क्यों जा रही है? हम तो यहीं से लकड़ियां काटते हैं, इससे आगे तो हम लोग कभी नहीं गए। तो फिर राधा वहां पर क्यों जा रही है? राधा अब उस जगह पर पहुंच गई थी जहां उसने वह खजाना देखा था। राधा आज उस जगह पर आई है जहां कभी कोई नहीं आया। वह यहां पर क्या करने के लिए आई है? मुझे छिपकर देखना होगा। अगर राधा की मुझ पर नजर पड़ गई तो वह अपना सच छुपा लेगी। किशन वहीं पर पेड़ के पीछे छिप गया था। राधा उन लकड़ियों के ढेर के पास आई। मैं इस पर तेल डालकर आग लगाकर जल्दी से दूर चली जाऊंगी ताकि यह नाग मुझे नुकसान न पहुंचा सके। राधा ने जल्दी से लकड़ियों पर तेल डाला और फिर आग लगाकर दूर खड़ी हो गई। लकड़ियां जलने लगीं और सांप भी लकड़ियों के साथ ही जलने लगा। अरे यह इतनी ज्यादा लकड़ियां थीं। राधा ने यह लकड़ियां क्यों जलाई हैं? राधा कहीं पागल तो नहीं हो गई? अगर वह चाहती तो यह लकड़ियां वह गधे पर लाद कर बाजार में बेच सकती थी। और यह लकड़ियों में यह काला काला सा क्या है? जब लकड़ियां जल गईं तो राधा वहां पर आई और फिर एक लकड़ी की मदद से वह सारी जलती हुई लकड़ियां एक तरफ करने लगी। भगवान करे कि वह खजाना अपनी जगह पर मौजूद हो। इस खजाने को नुकसान न पहुंचा हो, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जब उसने सारी जलती हुई लकड़ियां एक तरफ की तो उसे एक संदूक नजर आया था। अरे यह संदूक! मुझे लकड़ी की मदद से इसे सही से खोलना चाहिए। ऐसा न हो कि इसमें भी कोई सांप हो और वह मुझे नुकसान पहुंचा दे। राधा ने एक लकड़ी की मदद से उस संदूक को खोला तो उसमें बहुत सारा खजाना था। अरे भगवान ने मुझे एक साथ इतना सारा खजाना दे दिया। भगवान ने मुझ पर कितनी कृपा की है। अब मैं यह सारा खजाना अपने घर छुपा कर ले जाऊंगी। अगर गांव में से किसी ने देखा तो वह कहीं मुझसे खजाना छीनने के लिए न आ जाए। अरे मेरी पत्नी को यहाँ पर खजाने के बारे में कैसे पता चला? मुझे इससे पूछना चाहिए। किशन जब राधा के पास आता है तो वह हैरान होती है। अरे आप यहाँ पर आ गए? मैं आपको घर आकर यह सब दिखाना चाहती थी ताकि अचानक से यह सब देखकर आप खुश हो जाएं। अच्छा किया आप यहाँ पर आ गए। अब यह सब घर में ले जाने में मेरी मदद करें। राधा, इस खजाने के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? और ये सब तुमने कैसे किया? अरे कल मैंने यहाँ पर एक सोने की बालियां और अंगूठी देखी थी जो मैंने बाजार में जाकर बेच दी। उसी से ही तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आए थे। मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर खजाना है क्योंकि मैंने उस नाग को यहाँ बैठे देख लिया था। और ऐसा ना हो कि वह खजाने की सुरक्षा के लिए ही बैठा हो। उसे मारने का मुझे यही विचार समझ में आया तो मैंने यह कर लिया और भगवान ने मुझे इसमें सफल किया। यूं वह नाग मर गया और यह खजाना मुझे मिल गया। मैंने कितना गलत सोचा अपनी पत्नी के बारे में। उस पर इतना शक किया। मेरी पत्नी कितनी अच्छी है,
मेरा साथ देने वाली, मेरा ख्याल रखने वाली, और मैं अपनी पत्नी को गलत समझता रहा। अरे आप सोच क्या रहे हैं? जल्दी से यह सारा गद्दे पर रखो। इसके ऊपर लकड़ियां रखकर हम इस खजाने को छुपा देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा राधा कि मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे चुकाऊं। तुमने मेरे जीवन को कितना आसान बना दिया है, मेरे लिए कितना कुछ किया तुमने। अब यह खजाना भी तो तुमने ही तलाश किया है। आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं पतिदेव? क्या मैं और आप अलग हैं? हम दोनों की चीज एक ही है। अब बातें मत बनाइए। ऐसा ना हो कि गांव का कोई आदमी यहाँ पर आ जाए और यह सब देख ले। मैं वाकई गलत था, अपनी पत्नी को गलत समझा। अगर राधा को पता चले कि मैंने उस पर शक किया है तो उसे कितना दुख होगा। यह बात मैं राधा को कभी नहीं बताऊंगा। वो दोनों घर आ जाते हैं और राधा खजाना एक कमरे में छुपा देती है। अब यह खजाना हम एक साथ नहीं बेचेंगे। एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके जब ये खजाना बेचेंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा। हाँ, तुमने सही कहा राधा। मुझे तो कितने दिनों से नींद ही नहीं आ रही थी यह सोचकर कि मुखिया जी का ब्याज देने में थोड़े से ही दिन रह गए हैं। अगर उनका ब्याज नहीं दिया तो उनके आदमी फिर से घर आ जाएंगे। अब हम सबसे पहले मुखिया जी का ब्याज ही देंगे। उन दोनों ने थोड़ा थोड़ा करके सारे गहने बेचने शुरू कर दिए थे। ब्याज चुका दिया तो मुखिया जी भी हैरान रह गए। अरे इन लोगों के पास इतने सारे पैसे कैसे आ गए? ये लोग तो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते थे। मुझे इस बात का पता लगाना होगा। मैं तो समझ रहा था कि ये लोग ब्याज नहीं दे सकेंगे तो उनका घर मेरे कब्जे में आ जाएगा, मगर यह तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। मुझे पता लगाना होगा। मुखिया जी ने रात को अपने एक आदमी को भेजा तो उसने छुपकर उनकी बातें सुनी और मुखिया जी के पास वापस आकर उन्हें बता दिया। अच्छा तो ये बात है, इन दोनों को खजाना मिला है। अब मैं उनसे खजाना छीन लूंगा। अगले दिन मुखिया जी ने पंचायत बैठाई। किशन और राधा को वहां बुलाया। हाँ भाई किशन, लाओ जो खजाना तुम्हें मिला है वह खजाना हमें दे दो। गांव के सब लोगों का इस खजाने पर हक है। राधा ये सुनकर परेशान हो गई कि यह सब गांव वालों को कैसे पता चला। मुखिया जी, हमें जो खजाना मिला था वह हम शहर में बेचकर आपका ब्याज दे चुके हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप शहर में जाकर साहूकार से पता कर सकते हैं। मुखिया जी ने अपने आदमी को उसी समय शहर में साहूकार के पास भेजा तो साहूकार ने भी वही बात बताई जो मुखिया जी के नौकर ने बताई थी। गांव वापस आकर नौकर ने यह सब पंचायत में बता दिया। ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। इनके घर की तलाशी लो। हाँ हाँ, हमारे घर की तलाशी ले लो। अगर खजाना मिलता है तो वह खजाना तुम लोगों का। गांव वालों ने पूरा घर ढूंढ लिया था, किसी को खजाना नहीं मिला। सब लोग वापस चले गए। मैं तो समझ रहा था कि वह खजाना हमारे हाथ से निकल जाएगा, मगर इन लोगों को खजाने के बारे में पता क्यों नहीं चला? तुमने खजाना कहाँ छुपाया था? मैंने जमीन खोदकर खजाने को जमीन में छुपा दिया और वहीं पर अपने गधे को बांधकर बैठा दिया। राधा, तुम्हारी अक्लमंदी ने आज हमारे खजाने को बचा लिया और मेरे जीवन को इतना आसान बना दिया। कुछ समय बाद वह दोनों शहर में जाकर रहने लगे थे। उन दोनों ने गांव में अपना घर और जमीन बेच दिया था। शहर में जाकर उन्होंने खजाना बेचा, घर बनाया और बच्चों को स्कूल में पढ़ाने लगे। किशन ने शहर में साहूकार का व्यापार करना शुरू कर दिया। आज हमारा जीवन कितना सुखद है। हमारे पास बहुत सारा पैसा है और यह सब तुम्हारी अक्लमंदी के कारण हुआ है राधा। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, यह सब ऊपर वाले की देन है। वह जब चाहे, जैसे चाहे, जिसे चाहे धन दे सकता है। किशन अब अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताने लगा था और वो लोग जो कल उनका मजाक बनाते थे आज उनके नाम की मिसालें देते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नागपुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपने माता पिता के साथ रहता था। मोहन खेत में फसलें उगाकर उन्हें बेचता और उन्हीं पैसों से वह अपना घर चलाता था। बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर ने उन्हें समय पर दवाई और अच्छे खाने के लिए बोला है। बेटा, कुछ पैसों का जल्द से जल्द इंतजाम करो ताकि तुम्हारे पिताजी की इलाज करवा सके और घर में खाने के थोड़े से ही अनाज बचे हैं। कोई ना कोई उपाय लगाना पड़ेगा। हाँ माँ, इस बार अच्छे फसल होंगे तो मैं उनको बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा लूंगा और उन्हीं पैसों से
मैं पिताजी का इलाज और घर का खाने की व्यवस्था कर लूंगा। फिर तू देखना माँ, पिताजी इलाज होने के बाद फिर से पहले जैसे हो जाएंगे और खेत की फसल भी अच्छी होने लगेगी। बेटा, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे पिताजी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। ठीक है माँ, मैं जल्दी से खेत की तरफ जाता हूँ। आप पिताजी का ख्याल रखना। ये लो बेटा कुछ खाना, काम करने के बाद इसे खा लेना। ठीक है माँ, तुम भी खा लेना। मैं खेत की तरफ जल्दी से निकलता हूँ। इस बार मुझे फसल अच्छी लगानी पड़ेगी, नहीं तो हम लोग क्या खाएंगे। हमारे पास उतने पैसे भी नहीं हैं। चलो इस फसल को किसी न किसी तरह से बो देता हूँ, शायद ये फसल अच्छी लग जाए। मोहन ये सब कहने के बाद खेत में बीज बोने लगता है। जब वह आधे बीज बो देता है तभी वहाँ उसके गांव का दोस्त कमल आता है और मोहन से बोलता है, अरे मोहन, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कमल, इस बीज को इस खेत में बो रहा हूँ। मोहन, देख रहे हो कितनी खराब मौसम है, कभी धूप तो कभी बारिश आ जाती है। तुमको क्या लगता है ये बीज जो तुम बो रहे हो क्या हो पाएगी? कमल, मुझे इस बार पूरा भरोसा है कि यह फसल बहुत ही अच्छी होगी। चलो आज तो लगभग सारे बीज खेत में बो दिए हैं और मुझे बहुत भूख भी लग गई है। माँ ने कुछ खाने को दिया था, चलो उसको खाकर घर की तरफ चलता हूँ। मोहन डिब्बा खोलकर खाने के लिए बैठता है। तभी वह एक साधु बाबा को आते हुए देखता है। साधु बाबा, आप इतनी धूप में यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मैं पास के ही गांव से आया हूँ और मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता। और बेटा, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया। साधु बाबा, आप 2 दिनों से भूखे हैं, आप मेरा खाना खा लीजिए। ये खाना तो आपके खाने लायक नहीं है, लेकिन आपको बहुत भूख लगी है, आप ये खाना खा लीजिए। अरे बेटा, कोई बात नहीं, ये खाना तो तुम खा रहे थे, अगर ये खाना मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? बाबा, मैं तो खेत में काम करके घर ही जाने वाला था। ये खाना आप ही खा लीजिए, आपको बहुत ज्यादा भूख लग गई है। मोहन ऐसा कहने के बाद अपना खाना बाबा को दे देता है। साधु बाबा प्रसन्न होकर खाना खाने लगते हैं और खाने के बाद मोहन से बोलते हैं, बेटा, तूने सच में बहुत ही अच्छा काम किया। बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, आगे जाने के बाद तुम अपनी मेहनत और लगन से बहुत ज्यादा धनवान बन जाओगे, बहुत ज्यादा धनवान। ठीक है बेटा, चलता हूँ। साधु बाबा ऐसा कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और मोहन उन्हें जाते हुए देखकर घर जाने लगता है। हाँ, आज खेत में सारे फसल को बो दिया और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। माँ, घर पर कुछ खाने को हो तो दे दो, आज तो मुझे बहुत जोर से भूख लग गई है। मोहन, तू तो जानता है ना, जब से तेरे पिताजी बीमार हुए हैं घर की हालत बहुत खराब है, मुश्किल से गुजारा हो पाता है और मेरे पास जो कुछ पैसे थे उससे मैंने तेरे पिताजी की दवाइयाँ और थोड़ी सब्जियाँ ले ली। ऐसा सुनने के बाद मोहन भूखा ही सो जाता है। दिन ऐसे ही बीतते हैं। मोहन दूसरों के खेतों में काम कर पैसे कमाता है और अपने पिताजी का इलाज और घर का खर्चा उठाता है। साथ साथ वह अपने खेत की फसल का भी ध्यान रखता। मेरा फसल तो बहुत ही अच्छा उग रहा है, आने वाले टाइम में मुझे बहुत ही अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। मोहन, तुम्हारे खेत में तो काफी अच्छा फसल उग रहा है और तुम दूसरों के खेतों में भी काम करते हो, और हमारे खेत में अच्छी फसल तो उग ही नहीं रही। अरे भाई, ये तो मेहनत का कमाल है, तभी तो ये फसल हो पाती है। और भाई, मैं दूसरों के खेतों में इसीलिए काम करता हूँ ताकि मेरा घर चल सके। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो मेरा फसल सारा खराब हो जाएगा। कमल बारिश होता देख बहुत खुश हो जाता है। वह मोहन से बोलता है, ठीक है मोहन, बारिश तो काफी तेजी से बढ़ रही है, मैं घर चलता हूँ, तुम अपने फसल का ध्यान रखना। कमल हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। मोहन बहुत परेशान हो जाता है। मेरा फसल तो पूरा खराब हो गया, अब मैं क्या करूँ? मोहन घर चला आता है। मोहन, तू इतना परेशान क्यों है? माँ, मेरा फसल बारिश के कारण खराब हो गया और मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जिससे बीज खरीदकर फिर से बो सकूं। कोई बात नहीं बेटा, ये नसीब का खेल है, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मोहन सोचता है, चलो मैं राजा के पास चला जाता हूँ,
और उनसे कुछ काम मांगता हूं। शायद वो राजा मेरी बात सुनकर कोई काम दे दें। ऐसा कहने के बाद मोहन राजा के महल में चला जाता है। प्रणाम महाराज, मेरा नाम मोहन है और मैं आपके ही राज्य के एक छोटे से गांव का एक गरीब किसान हूं। अरे हाँ मोहन, तो तुम यहाँ पर किस काम के लिए आए हो? महाराज, आज बारिश के कारण मेरी सारी फसलें खराब हो गई हैं और मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जिनसे उनकी इलाज करा सकूं। महाराज, मैं आपके पास इसीलिए आया हूं कि आप मुझे कोई काम पर रख लीजिए ताकि मेरा घर चल सके। राजा मोहन की बात सुनकर बोलते हैं, ठीक है, तो तुम कल से राजबाग के पेड़ों की देखभाल करोगे। मोहन खुशी खुशी काम करने लगता है। एक दिन मोहन का दोस्त कमल राजा के महल में मोहन को देखकर बहुत क्रोधित हो जाता है। अच्छा, तो मोहन यहाँ पर काम करने आया है? देखता हूँ ये कैसे यहाँ पर काम कर पाता है। और वह राजा के खजाने में से कुछ चुराकर मोहन की झोली में डाल देता है। राजा दरबार में बैठे होते हैं और मंत्री जी बोलते हैं, महाराज, दरबार से खजाना गायब हो रहा है। मंत्री जी, खजाना कैसे चोरी हुआ? ऐसा कहने के बाद राजा सारे काम करने वालों को दरबार में बुलाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। देखो, यह खजाना तुम में से किसी ने चोरी किया है। जल्दी से बता दो किसने खजाना चोरी किया है, नहीं तो बहुत सजा मिलेगी। तभी कमल बोलता है, महाराज, यह खजाना मोहन ने चोरी किया है। मंत्री खजाना जांचने के लिए जाते हैं और मोहन की झोली में से खजाना निकलता है। महाराज, मैंने चोरी नहीं किया। मुझे नहीं पता मेरी झोली में यह खजाना कहाँ से आया। मोहन, मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मोहन घर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद कमल चोरी करते पकड़ा जाता है। महाराज, मैंने चोरी करके मोहन की झोली में इसलिए रखा था कि उसको यहाँ से निकाल दिया जाए। राजा ऐसा सुनने के बाद मोहन के घर चले जाते हैं। मोहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत पश्चाताप भी हुआ, और ये कुछ मुद्राएं रख लो। कोई बात नहीं महाराज, मुझे इस मुद्राओं से कोई लाभ नहीं है। कोई बात नहीं मोहन, मैं ये खजाना तुम्हें खुशी से दे रहा हूँ। देखा बेटा, ये नसीब का खेल होता है। उसके बाद मोहन अपने पिताजी का इलाज करवाता है और खेत में फसल उगाता है। लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।